एक आदमी हवाई दुर्घटना के कारण 3 दिन और 3 रात समुद्र में बहता रहा। जब उसकी उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी तभी उसे जमीन दिखाई दी। वो तुरंत अपनी नाव लेकर रेत पर आया और फिर नंगे पैर सावधानी से जंगल की ओर चला गया, ये देखने के लिए कि क्या वहाँ कोई इंसान है। हेलो हेलो एवरीबॉडी, उसने काफी देर तक आवाज दी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसे केवल लहरों की आवाज सुनाई दी। तब उस आदमी ने रेत पर अपने पैरों से एक SOS बचाव का संकेत बनाया। उम्मीद है कि ऊपर से गुजरने वाली कोई उड़ान उसे देख लेगी। इसके बाद उस आदमी ने अपनी कश्ती से रेत पर एक अस्थायी आश्रय बनाया और थका हुआ होने के कारण उसने अगले दिन के लिए अन्य योजनाएं बनाने का सोचा। लेकिन रात होते ही जैसे ही अभिषेक सोने के लिए लेटा, अचानक जंगल से एक बहुत ही अजीब आवाज आई। अज्ञात खतरे का सामना करते हुए वो तुरंत सतर्क हो गया और पूरी रात डर के मारे पतवार पकड़े रहा। अगली सुबह अभिषेक ने देखा कि कल लिखा गया बचाव संकेत लगभग आधा लहरों में भग गया था। जिंदा रहने के लिए उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और जानबूझकर एक अधिक खुली जगह चुनी जहां लहरें नहीं पहुंचती थी और एक बड़ा बचाव संकेत फिर से बनाया। सौभाग्य से इस समय रेत पर कुछ डिलीवरी पैकेज बहकर आए। अभिषेक ने उन सभी पैकेजों को उठाया, ये सोचकर कि शायद ये महत्वपूर्ण समय में काम आ सकते हैं। लेकिन तभी जंगल से फिर से एक अजीब आवाज आई। वो फिर से सतर्क हो गया और जोर से चिल्लाया, लेकिन आधे दिन तक कोई जवाब नहीं मिला। इस बार उसने हिम्मत करके ये देखने का फैसला किया कि ये कौन है, और जैसे ही वो आगे बढ़ा एक पका हुआ नारियल ऊपर से गिरा और उसे डरा दिया। असल में अजीब आवाज नारियल के गिरने की थी। अभिषेक का दिल आखिरकार शांत हुआ। इस तरह उसने और नारियल इकट्ठे किए और चूंकि उसे एक दिन से पानी नहीं मिला था, उसने एक नारियल उठाया और उसे पत्थर पर जोर से पटका। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी चीज उसे जैसे बड़े आदमी को परेशान कर देगी। फिर उसने अपने कंधे पर जोर से मारा जो स्पष्ट रूप से बेकार था। फिर उसने पास के पत्थरों का इस्तेमाल किया लेकिन पलक झपकते ही पत्थर चूर चूर हो गए। हाथ में बची हुई नुकीली पत्थर की फांक को देखकर इस बार अभिषेक को यकीन हो गया। उसने इस पत्थर की छुरी का इस्तेमाल नारियल के छिलके को लगातार काटने के लिए किया और आखिरकार उसके प्रयासों से नारियल का छिलका खुल गया। लेकिन अगले ही पल ये थोड़ा सा पानी स्पष्ट रूप से उसके गले को तर करने के लिए काफी नहीं था। असफलता ही सफलता की जननी है। अभिषेक ने सबक सीखा और चतुराई से एक नुकीले पत्थर का इस्तेमाल करके नारियल में एक छोटा सा छेद कर दिया। उसने बेसब्री से नारियल को अपने मुंह से लगाया और उस मीठे पानी का भरपूर आनंद लिया। पानी पीने के बाद अभिषेक ने अपना सामान जल्दी से पैक किया और एक छड़ी के सहारे ये देखने के लिए निकल पड़ा कि आसपास कहीं और बचाव का कोई मौका है या नहीं। वो चट्टानों के चारों ओर तलाशता रहा, लेकिन सुबह से दोपहर तक चलने के बाद भी उसे एक और पैकेज मिला, लेकिन बाकी सब कुछ बेकार था और उसे पता चला कि वो वापस वही आ गया था जहाँ से उसने शुरुआत की थी। अभिषेक थोड़ा निराश हो गया। अपनी आशंकाओं की पुष्टि करने के लिए उसने चट्टान के उच्चतम बिंदु पर चढ़ने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि क्या ये वास्तव में एक निर्जन द्वीप है। बुरी बात यह थी कि इस समय उसके पैर में मूंगे से चोट लग गई थी और खून बह रहा था। अभिषेक ने अपनी पैंट उतारी, कपड़े को पत्थर की छुरी से काटा और अपने पैर पर एक कामचलाऊ जूता बनाने के लिए बांध लिया। फिर उसने कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठी की और उन्हें अपनी ऊनी मोजे में भर दिया, जो न केवल खून रोकने में मदद करती थी बल्कि जूते के रूप में भी इस्तेमाल हो सकती थी। इस तरह अभिषेक पहाड़ की चोटी की ओर चला गया। 1 घंटे बाद वो आखिरकार उच्चतम बिंदु पर चढ़ गया। उसने नीचे देखा और जिस जगह पर वो था वो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था और इससे भी बुरी बात यह थी कि उसकी नजर में कोई और जमीन नहीं थी। इस निर्जन द्वीप पर फंसा हुआ अभिषेक पूरी तरह से निराश हो गया। हालांकि उसे दुखी होने का समय नहीं मिला। तभी उसने अचानक समुद्र में थोड़ी दूरी पर एक व्यक्ति को तैरते देखा। उम्मीद देखकर अभिषेक पहाड़ से नीचे भागा और उस व्यक्ति की ओर 100 मीटर की स्प्रिंग गति से तैरने लगा। ये पता चला कि वो उसके दुर्घटनाग्रस्त विमान का कप्तान था, लेकिन कप्तान में पहले से ही जीवन के कोई संकेत नहीं थे। उसने कप्तान को रेत पर खींच लिया। अभिषेक फिलहाल केवल उपयोगी सामान ही इकट्ठा कर सकता था। उसे एक टॉर्च मिली। सौभाग्य से वो अभी भी काम कर रही थी। फिर उसने कप्तान के स्पोर्ट शूज उतारे और उन्हें अपने पैरों से नापा। हालांकि वे थोड़े छोटे थे, लेकिन हमेशा कोई न कोई तरीका होता है। फिर उसे अपनी पैंट में एक बटुआ मिला। बटुए में कप्तान की पारिवारिक तस्वीर थी। इस तस्वीर को देखकर वो तुरंत उदास हो गया। एक पूरा और खुशहाल परिवार अब अधूरा हो गया था। शायद पीड़ित के परिवार वाले इस समय बहुत दुखी होंगे। अभिषेक ने अपनी भावनाओं को संभाला और पीड़ित को यही दफनाने का फैसला किया और उसने वो पारिवारिक तस्वीर भी कप्तान के पास छोड़ दी। फिर उसने चट्टान पर पत्थर से पीड़ित का नाम और उम्र लिखी। ये सब करते करते सूर्यास्त हो चुका था। रात में अभिषेक अपने आश्रय में लेटा हुआ था, बहुत अकेला और असहाय था, लेकिन उसकी खूबसूरत मंगेतर की तस्वीर उसे हमेशा सांत्वना देती थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे कोई बचाव नहीं मिला। लेकिन अभिषेक धीरे धीरे यहाँ के वातावरण के अनुकूल हो गया था। हर सुबह पत्तियों पर ओस उसके जीवन का स्रोत होती थी। होशियार अभिषेक ताजे पानी को नहीं भूला। वो रेत को शौचालय के रूप में इस्तेमाल करता था और गंध को ढकने के लिए कुछ रेत खोदता था। पर्याप्त प्रोटीन पाने के लिए अगले कुछ दिनों में जब भी उसे समय मिलता वो समुद्र में मछली पकड़ने जाता, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी मेहनत के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। तब तक एक रात वो सो नहीं पा रहा था और रेत पर घूमते हुए उसने अचानक समुद्र में थोड़ी दूरी पर एक रोशनी देखी। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये एक गुजरता हुआ बड़ा जहाज है। जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो अभिषेक ने उत्साह से टॉर्च उठाई और जहाज का ध्यान खींचने की कोशिश में लगातार उसे हिलाता रहा। लेकिन इतनी बड़ी रोशनी विशाल समुद्र में एक चींटी के समान थी। मदद के लिए उसने जल्दी से अपनी कश्ती उतारी, अपनी पैंट के इलास्टिक को अपने सिर पर बांधा, एक धूप से बचाने वाला उपकरण बनाया, अपनी मंगेतर की तस्वीर और टॉर्च ली और उस बड़े जहाज का पीछा करने के लिए तैयार हो गया। उसने कोई और देरी नहीं की और अपनी पूरी ताकत से पतवार चलाई। हालांकि उसने प्रकृति की शक्ति को कम करके आका था। लहरों की लगातार आती हुई लहरें उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। उसने सुबह से दोपहर तक पतवार चलाई और पाया कि वो 100 मीटर से भी कम आगे बढ़ा था। इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी और जीजान से पतवार चलाई और अंततः एक विशाल लहर ने उसे पलट दिया और दुर्भाग्य से अभिषेक की जांग मूंगे से टकरा गई थी और खून बह रहा था, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। निराशा में अभिषेक को अपनी घायल टांग और फटी हुई कश्ती को घसीटते हुए लंगड़ाते हुए द्वीप पर वापस लौटना पड़ा। ठीक उसी समय बुरी किस्मत ने उसका साथ दिया और पलक झपकते ही मूसलाधार बारिश होने लगी। अभिषेक ने तुरंत पैकेज को कश्ती से ढक लिया। आश्रय के बिना और उसकी टांग घायल होने के कारण उसे मजबूर होकर द्वीप पर एकमात्र गुफा के मुहाने पर आना पड़ा। उसने टॉर्च से चारों ओर की स्थिति की जांच की और सुरक्षित होने की पुष्टि करने के बाद ही वो मुश्किल से गुफा के अंदर चढ़ा। सौभाग्य से यहाँ एक झरना था। प्यास से बेहाल होकर उसने अपना सिर आगे बढ़ाया और लालच से साफ पानी पिया, लेकिन पीते पीते वो सीधे सो गया और उसने टॉर्च भी बंद करना भूल गया। अगली सुबह जब अभिषेक उठा तो टॉर्च स्पष्ट रूप से खत्म हो चुकी थी और उसके घाव
गंभीर रूप से संक्रमित हो गए थे। अगर तुरंत इलाज नहीं किया गया तो वो कुछ ही दिनों में जीवित नहीं रहेगा। जीवित रहने की वृत्ति के कारण उसने अपने इकट्ठे किए गए पैकेजों को खोलने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि क्या उसे कोई उपयोगी सामान मिल सकता है। पहला पैकेज एक जोड़ी रोलर स्केट्स था जिसके ब्लेड थोड़े उपयोगी लगते थे। दूसरा पैकेज एक वॉलीबॉल था और तीसरा पैकेज एक शाम का गाउन था। उसने इसे नाप कर देखा और पाया कि वो उसे पहन नहीं सकता था, लेकिन स्कर्ट के नीचे की काली जाली उपयोगी लगती थी। अगले पैकेजों में एक टेप और एक बेकार कागज का अनुबंध था, लेकिन जब वो आखिरी पैकेज पर पहुंचा तो वो हिचकिचाया क्योंकि उस पर पंखों वाले एक परी का चित्र था। शायद ये उसकी आखिरी उम्मीद थी, क्योंकि उम्मीद होने पर ही जीने की प्रेरणा मिलती है। अभिषेक ने हर चीज का उपयोग किया। डिलीवरी के डिब्बे बिछा दिए गए जिनका उपयोग बिस्तर के रूप में किया जा सकता था। फिर उसने रोलर स्केट्स का उपयोग किया और अपने जूतों के फीते के लिए इस्तेमाल किया। इससे नारियल काटना भी आसान हो गया और इसे मछली पकड़ने के भाले को धार देने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। तुरंत उसने एक बड़ा केकड़ा पकड़ा। कई दिनों से प्रोटीन नहीं खाने वाला अभिषेक खुशी से झूम उठा। उसने बेसब्री से केकड़े का पंजा तोड़ लिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इस किस्म के केकड़े का मांस बस एक नरम गुदा था। अगर इसे कच्चा खाया जाता तो विभिन्न जीवाणु से संक्रमित होकर मरने का खतरा था। इसलिए उसने जालीदार स्कर्ट से एक मछली पकड़ने का जाल बनाया और आसानी से 10 पाउंड से कम की एक छोटी मछली पकड़ ली। उसने तुरंत उसे अपने मुंह में डाला और ध्यान से चबाया, लेकिन चबाते चबाते उसे कुछ कमी महसूस हुई। अभिषेक को तब समझ आया कि उसे आग चाहिए। इस तरह उसने आदिमानवों की तरह आग जलाने के लिए लकड़ी रगड़ना शुरू कर दिया। उसने फटे हुए कागज को लकड़ी के नीचे रखा और लगातार रगड़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो दोपहर से लेकर रात तक रगड़ता रहा और एक भी चिंगारी नहीं देखी। इसके बावजूद अभिषेक ने हार नहीं मानी। उसने थोड़ा आराम करने और अपनी शारीरिक कार्यों को बनाए रखने के लिए कुछ नारियल का मांस खाने का फैसला किया और फिर अपना काम जारी रखा। हाथ में नारियल का छिलका देखकर उसे अचानक एक विचार आया, अगर वो इस आगे पीछे रगड़ने के तरीके का इस्तेमाल करता तो शायद आग जल सकती थी। उसने तुरंत काम शुरू कर दिया पूरे आत्मविश्वास के साथ। तथ्य ये साबित करते हैं कि ये तरीका वास्तव में कम थकाऊ था और घर्षण की गति को भी तेज कर सकता था, लेकिन उसने एक पल के लिए ध्यान नहीं दिया और उसका हाथ लकड़ी से कट गया। एक चोट ठीक नहीं हुई थी कि दूसरी आ गई और इस बार उसकी इच्छा शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई। इन दिनों द्वीप पर फंसे रहने के दौरान उसे हर दिन गहरी उदासी महसूस होती थी। उसने गुस्से में अपनी निराशा व्यक्त की। भावनाओं को शांत करने के बाद वो शांत हो गया और उसे वास्तविकता का सामना करना पड़ा। उसने अपने हाथ को साधारण तरीके से पट्टी बांधी और फिर से सोचने का फैसला किया कि आग कैसे जलाई जाए। जमीन पर पड़ी वॉलीबॉल पर खून के निशान एक इंसान की आकृति जैसे लग रहे थे। तुरंत अभिषेक ने अपने माथे पर कुछ पसीना इकट्ठा किया और वॉलीबॉल को पोंछ दिया। उसने उसका नाम अपू रखा। अकेला अभिषेक अब अकेला नहीं था। तुरंत उसने अपू को अपने पास रखा और खुद को लगातार प्रोत्साहित करता रहा। एक साथी पाकर वो शक्ति से भर गया और लगातार लकड़ी रगड़ता रहा। आखिरकार लकड़ी से कुछ चिंगारियां निकली, लेकिन अगले ही पल चिंगारियां गायब हो गई। लकड़ी को फटे हुए देखकर उसे एक नई बात का पता चला कि चिंगारियां हवा की कमी के कारण बुझ गई थी। फिर उसने एक गड्ढा खोदा और लकड़ी को उस पर रख दिया जिससे अधिक हवा अंदर जा सके। कुछ ही देर में लकड़ी में आग लग गई। अपने लगातार प्रयासों से प्राप्त इस परिणाम ने उसे उत्साहित कर दिया। रात में उसने रेत पर एक बड़ा अलाव जलाया जिसे एक बीकन सिग्नल के रूप में इस्तेमाल किया। ये पहली बार था जब अभिषेक ने द्वीप पर फंसे रहने के बाद जीने की उम्मीद महसूस की थी। तुरंत उसने एक बड़े समुद्री केकड़े को भूना और उसका एक पंजा लिया। मांस सचमुच बेहद स्वादिष्ट था। भोजन की समस्या हल होने के बाद अभिषेक ने अपनी भौगोलिक स्थिति का विश्लेषण करना शुरू किया। समय और गति के आधार पर उसने अंदाजा लगाया कि बचाव दल की खोज का दायरा 5 लाख वर्ग मील था और द्वीप के पास मालवाहक जहाजों का मुख्य मार्ग नहीं था। बचाव दल द्वारा खोजे जाने की संभावना लगभग 0 थी। कोई बात नहीं, जब तक वो जीवित है उम्मीद है। लंबे समय तक विटामिन की कमी के कारण अभिषेक के दांत पूरी तरह से सूज गए थे और वो हर दिन दांत दर्द से पीड़ित था। लंबे दर्द से बेहतर छोटा दर्द होता है। उसने हिम्मत करके रोलर स्केट्स को अपने सूजे हुए दांत पर रखा और फिर एक पत्थर उठाकर जोर से मारा। खराब दांत आखिरकार निकल आया, लेकिन पल भर के दर्द से अभिषेक तुरंत बेहोश हो गया। अगले कुछ दिनों में वो रोज अपू से अपनी भावनाओं के बारे में बात करता था और चट्टान पर अपनी मंगेतर का एक सरल चित्र भी बनाता था ताकि खुद को जीवित रहने के लिए प्रोत्साहित कर सके। दिन बीतते गए। 4 साल बाद अभिषेक द्वीप पर जीवन के पूरी तरह से अनुकूल हो गया था। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसका शरीर दुबला था और उसके बाल सुनहरे और बेतरतीब थे जैसे आधुनिक युग का टार्जन। गुफा उसका घर बन गया था और चट्टानों पर भित्ति चित्रों से भरी हुई थी। उसकी प्रेमिका की तस्वीर उसके पास रखी थी और पुराना अपू फटेहाल था, लेकिन अभिषेक उसे अपने सबसे प्यारे दोस्त के रूप में मानता था और हर दिन उससे बातें करता था। लेकिन 4 साल के समय ने उसे वापस लौटने की उम्मीद भी छीन ली थी। तब तक एक सुबह किनारे से अचानक एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। अभिषेक को संदेह हुआ और पास जाकर देखा तो पाया कि ये समुद्र की लहरों से फट गई लोहे की एक शीट थी। अभिषेक ने उसे रेत में गाड़ दिया और आधे दिन तक शांत रहा जब तक कि समुद्री हवा ने उसे नीचे नहीं गिरा दिया। अभिषेक को अचानक एक विचार आया। वो आगे बढ़ा और दरवाजे के तख्ते को सीधा किया। दूर तक फैली अथाह लहरों को देखा। ये शायद उसके जाने की एकमात्र उम्मीद थी। वो इस मलबे को पाल के रूप में इस्तेमाल करके द्वीप से दूर जाना चाहता था। इन 4 सालों में अभिषेक ने समय की भावना कभी नहीं छोड़ी थी। उसके सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड के अनुसार मार्च और अप्रैल में ज्वार सबसे ऊंचा होता है और हवा समुद्र की ओर चलती है, जो द्वीप से यात्रा करने का सबसे अच्छा समय है। लेकिन उसके पास तैयारी के लिए केवल 1.5 महीने का समय था, इसलिए उसने तुरंत काम शुरू किया। एक बेड़ा बनाया, द्वीप पर लगभग सभी पेड़ों की छाल उतार दी और रस्सी बुनी, लेकिन रस्सी अभी भी पर्याप्त नहीं थी। अपू उसे लगातार उकसा रहा था। समय पहले ही बीत चुका था। आई नो, हाँ मुझे पता है कि ये बहुत ठीक है, लेकिन मैं वहाँ वापस नहीं जा रहा हूँ। दरअसल 1 साल पहले अभिषेक ने खुद को खत्म करने के लिए चट्टान पर एक रस्सी तैयार की थी और अब वही रस्सी उसके जाने की उम्मीद बन गई थी। उस रात अभिषेक और अपू में झगड़ा हुआ। वास्तव में अभिषेक खुद को समझाना चाहता था, हम शायद उस पार तक पहुंच जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। मैं समुद्र में अपना मौका लेना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि मैं यहाँ रुककर इस घटिया द्वीप पर मर जाऊं। अपनी बाकी की जिंदगी एक बेकार चीज से बात करते हुए बिताऊं। अभिषेक गुस्से में अपू को गुफा से बाहर फेंक देता है, लेकिन वो जल्द ही पछताता है। वो अपू का नाम पुकारते हुए चारों ओर खोज करता है। आखिरकार उसे एक चट्टान के नीचे वो मिल गया। 1 महीने बाद सब कुछ तैयार था। अभिषेक ने चट्टान पर अपना नाम उकेरा और अपू और उस बिना खुले पैकेज के साथ बेड़े पर चढ़ गया। 4 साल तक जिस द्वीप पर वो रहा था, उसे पीछे देखते हुए अभिषेक का दिल भावनाओं से भरा हुआ था। बेड़ा दूर होता गया और लहरें भी बड़ी होती गई। आसमान को ढंकती हुई विशाल लहरें एक भयंकर राक्षस की तरह थी, जो अभिषेक को निगलने के लिए तैयार थी। हालांकि अभिषेक डरा नहीं, बल्कि
और उत्साहित हो गया। उसने पतवार छोड़ दी, मुड़ा और पूरी तरह से लहरों पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक उसी क्षण जब बेड़ा निगलने वाला था, अभिषेक ने अचानक हाथ हटाया और लोहे की चादर अचानक फट गई। हवा में लहराते हुए ये एक पाल में बदल गया जो खुले हुए पंखों की तरह अभिषेक को लहरों के ऊपर ले गया। उसने सफलतापूर्वक मौत की इस दीवार को पार कर लिया। अभिषेक एक तरफ खुशी से चिल्ला रहा था, दूसरी तरफ जल्दी से पतवार पकड़ी और जोर से चलाई। लहरों के बाद बची हुई ऊर्जा का उपयोग करते हुए वो एक ही बार में बहुत दूर निकल गया और इस खतरनाक समुद्री क्षेत्र से पूरी तरह से बाहर निकल गया। अगले कुछ दिनों में अभिषेक समुद्र पर एक तैरती हुई पत्ती की तरह था जिसे समुद्री हवा चारों ओर धकेल रही थी। अच्छी बात यह थी कि जब उसे प्यास लगती थी तो पीने के लिए बारिश का पानी होता था और जब उसे भूख लगती थी तो खाने के लिए समुद्री मछली होती थी। जब उसे लगा कि वो इसी तरह तैरते हुए मानव दुनिया में वापस आ जाएगा, तभी एक तेज आंधी ने फिर से उसे घेर लिया। पाल के रूप में इस्तेमाल की जा रही लोहे की चादर उड़ गई और वो खुद भी तूफानी लहरों में फंस गया। जब अभिषेक दोबारा उठा तो 4 साल तक उसका साथ देने वाला अप्पू लहरों में बहकर दूर चला गया था। अप्पू चला गया था और अभिषेक का आखिरी सहारा भी टूट गया था। उसने पतवार फेंक दी और अकेले बेड़े पर सो गया, मौत को चुपचाप स्वीकार करने के लिए तैयार। और उम्मीद हमेशा सबसे निराशाजनक क्षण में आती है। उस दिन एक विशाल गड़गड़ाहट की आवाज अभिषेक के पीछे सुनाई दी। उसने ऊपर देखा और एक विशाल क्रूज जहाज देखा। 1 महीने बाद अभिषेक घर लौट आया, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, 4 साल की जुदाई के बाद उसकी प्रेमिका, जिसके बारे में वह दिन रात सोचता था, ने किसी और से शादी कर ली थी। जब उसने कंपनी द्वारा आयोजित अपने वापसी पार्टी में भाग लिया तो मेज पर समुद्री भोजन का ढेर उसके लिए बेस्वाद था। इसके बजाय एक लाइटर ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। अपने कभी आरामदायक और रोमांटिक घर लौटने पर उसे अजीब सी खालीपन महसूस हुई। नरम और आरामदायक बिस्तर की तुलना में वो शायद सख्त फर्श का अधिक आदी हो गया था। जंग लगी पॉकेट वॉच और अपनी प्रेमिका की तस्वीर को देखते हुए उसे अचानक एहसास हुआ कि सब कुछ पहले से ही बदल गया था और ये समय था कि चीजें अपनी असली जगह पर वापस आ जाए। वो अपनी प्रेमिका के घर के दरवाजे पर पहुंचा, हिचकिचाते हुए कि क्या दरवाजा खटखटाना चाहिए, लेकिन तभी दरवाजा अचानक खुल गया। दोनों ने ऐसे ही अभिवादन किया जैसे वे कल ही मिले हों, लेकिन बातचीत के बीच में वे हमेशा एक दूसरे को चुपचाप देखते रहते थे, जैसे उनके पास कहने के लिए हजारों शब्द हों, लेकिन वे बोल नहीं पा रहे हों। पूर्व प्रेमिका ने अभिषेक को उसकी कार वापस कर दी, वो कार जिसमें दोनों की सबसे सुखद यादें थी। अभिषेक कार चलाकर चला गया। कार बहुत धीमी गति से चल रही थी, धीरे धीरे दूर जा रही थी, लेकिन महिला अपने दिल की भावनाओं को रोक नहीं पाई। वो मूसलाधार बारिश में दौड़ पड़ी और अभिषेक ने तुरंत कार को वापस मोड़ दिया। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। कोई भी देख सकता था कि वे अभी भी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन ये वयस्कों की वास्तविकता है। भले ही वे अनिच्छुक हो, उन्हें फिर भी छोड़ना पड़ता है। अंत में अभिषेक ने उसी मॉडल का एक नया वॉलीबॉल खरीदा और अंतिम पैकेज को लेकर पैकेज मालिक के घर पहुंचा। आंगन में कोई नहीं था। अभिषेक ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और फिर उसे धीरे से रखकर चला गया। उसे अभी भी नहीं पता था कि अंदर एक जलरोधक, सौर ऊर्जा से चलने वाला, स्वचालित चार्जिंग वाला सैटेलाइट फोन था। जीवन सचमुच अप्रत्याशित है।